इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके कॉम्प्लेक्स को कैसे याद करें उसके ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, और पूरे किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है उसके बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। इस चेन को बनाने के लिए कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये मिलकर इस चेन को, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को बनाते हैं। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसमें एटीपी का निर्माण होता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का रिडक्शन होता है, मेटाबॉलिक वाटर बनता है, और फास्फोराइलेशन की क्रिया होती है, एटीपी का निर्माण होता है। इसलिए इसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहते हैं। ये क्रिया जो है ईटीएस की क्रिया आईएमएम, इंट्रा मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इसमें 2 बातें हो गई इंपॉर्टेंट बात। एक तो ये होती कहाँ पर है, इंट्रामाइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होती है, और ये इसमें एटीपी का निर्माण जो होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन एनर्जी की हेल्प से होता है। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है इसमें? तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है FMN होता है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड होता है। और फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? हाफ O2 मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन एटम होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। इसके बाद आता है कि इसमें जो एनर्जी होती है वो 2 प्रकार से प्राप्त होती है हमें। क्रेब्स साइकिल से, ग्लाइकोलाइसिस से 2 प्रकार में हमें प्राप्त होती है। एक तो प्राप्त होती है हमें डायरेक्ट एनर्जी के रूप में 4 एटीपी प्राप्त होते हैं, जो एसएलपी के रूप में प्राप्त होते हैं, अर्थात सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। और दूसरी होती है इनडायरेक्ट एनर्जी जो है वो हमें NADPH2 और FADH2 के रूप में हमें प्राप्त होती है क्रेब्स साइकिल से। और जब ये FADH2 या NADPH के रूप में प्राप्त होती है तब ये रिड्यूस फॉर्म में होती है, अर्थात इसमें H2 लगा है, ये रिड्यूस फॉर्म में होती है। ये दोनों रिड्यूस फॉर्म में होते हैं। और ये FADH2 जो है वो क्रेब्स चक्र में केवल एक ही जगह पर बनता है, और वो होता है सक्सीनेट से। जब मैलिक एसिड बनता है तब सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम इस FAD से FADH2 का निर्माण करता है। FADH2 और NADH2 ये दोनों जो हैं इनडायरेक्ट एनर्जी के रूप में होती हैं, और ये दोनों ही ATS में जाते हैं। ATS में जाने के बाद ये इनका ऑक्सीडेशन होता है, और NADH2 से NAD+ और FADH2 से FAD+ का हमें FAD+ प्राप्त होता है। ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है और ये अनलोडेड फॉर्म है। इनको लोडेड करने के लिए तो पुनः ये इनका यूज़ क्रेब्स चक्र में होता है। ETS के दौरान जब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है उस समय इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं। ये हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, ये ऑक्सीजन द्वारा फाइनली एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं। इसलिए टर्मिनल रिएक्शन में हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को और H आयन को एक्सेप्ट कर वाटर का निर्माण करता है। ये वाटर मेटाबॉलिक वाटर कहलाता है, और ये क्रिया टर्मिनल रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें जो कॉम्प्लेक्सेस प्रयोग होते हैं प्रयोग होता है वो होते हैं 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। तो ETS में 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। पहला कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। इसमें NADH2 का ऑक्सीडेशन होता है और NAD+ बनता है। दूसरा है FADH2 डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स या सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर इनर साइड में स्थित होता है, और यहाँ पर FADH2 का ऑक्सीडेशन होता है FAD+ में। ये सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम ही कॉम्प्लेक्स का काम करता है। सक्सीनिक डिहाइड्रोजनेस एंजाइम जो है वो यहाँ पर ही सक्सीनेट को फ्यूमिरिक एसिड में बदलता है, और NAD और FAD को FADH2 में बदलता है, और ये खुद इसी जगह पर FADH2 का ऑक्सीडेशन कर देता है FAD+ में। इसके बाद आता है थर्ड कॉम्प्लेक्स जो होता है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स होता है। इसका दूसरा नाम साइटोक्रोम C रिडक्टेज होता है। तीसरा कॉम्प्लेक्स का नाम है साइटोक्रोम AA3 होता है। इसका दूसरा नाम साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज होता है।
पांचवा कॉम्प्लेक्स का नाम होता है FOF1 पार्टिकल होता है। दूसरा नाम है ATP। एज है क्योंकि ये ATP का निर्माण करता है, ATP एज होता है इसका नाम, या ATP सिंथेज नाम होता है इसका। ठीक है, तो शुरू के जो चार होते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों मिलकर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का निर्माण करते हैं। और जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर 5 ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन में हेल्प करता है। इसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो तीन कॉम्प्लेक्स हैं, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोटॉन पंप का भी काम करते हैं। प्रोटॉन को मैट्रिक्स से माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप कर देते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स सेकंड प्रोटॉन को पंप नहीं करता है।